Okay, good evening. So, children, yesterday we have completed chapter 6 and we have done the DNA fingerprinting. Now, since on Sunday we are having test for chapter 5. So, if you got any doubt from chapter 5 or chapter 6, you can ask me and we'll discuss those doubts. तो चित्रांशी पूछो क्या पूछना है? सर जो इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने जो जेल बेड यूज किया था सर, उसका मतलब उसका वर्क क्या था ऐसा? उसका वो किया है कि सर हमने अलग अलग क्यों करा? फ्लो को जो है वो जो मतलब जैसे जैसे पानी के अंदर किसी तिनके को बहाएंगे तो वो इमीडिएटली बह जाएगा, लेकिन अगर वो ऑयल के ऊपर बहाएंगे तो वो स्लो बहेगा बिकॉज ऑयल इज विस्कस। ठीक है, तो जो सेम इज जो जेल है वो थोड़ा गाढ़ा है, वो थोड़ा विस्कस है, तो उसके ऊपर जो डीएनए होंगे वो एकदम बह करके नहीं जाएंगे। ठीक है, वो उसके लिए एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस, थोड़ा सा एक फ्रिक्शन ऑफर करेगा। और वाटर होता है तो वो इमीडिएटली चले जाते हैं, जैसे चार्ज है वो चार्ज ने खींचा उसको तो वो इमीडिएटली उस तरफ चले जाते हैं। तो ये थोड़ा स्लो कर रहे हैं स्पीड को सो दैट द लाइटर पार्टिकल्स विल मूव अहेड एंड द हेवी पार्टिकल और द बिगर पीस ऑफ द डीएनए दैट विल रिमेन बिहाइंड। तो ये इसी चीज को इंश्योर करने के लिए किया है। और पूछिए सर तो फिर हमने इसको ऐसे अरेंजमेंट क्यों दिया? सर मतलब जैसे आपने कहा ना छोटे से बड़े में अरेंज कर देता है वो तो सर जेल जितना बेड। जितना बड़ा पीस होगा उसको उतना ही फ्रिक्शन लगेगा। अगर मान लीजिए एक मिनट, इसके सर मतलब उसका फायदा क्या हुआ ऐसा करने का, बता बड़े से छोटे करने का? अभी बताता हूँ। ये व्हाइट बोर्ड है। तो देखिए, हमने पढ़ा कि या बल्कि पढ़ा या देखा जो भी, अगर मान लिया मैं कहता हूँ छत पे जाकर के अगर अपन जो है छोटे बड़े मतलब थोड़े पेपर्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले, एक पेपर हमारे पास इतना बड़ा है, एक इतना बड़ा है, एक इतना बड़ा पेपर है, और उसको अपन तीनों को जो है एक साथ ऊपर से ड्रॉप करते हैं। सो द स्मॉलर पीस विल मूव विथ द ग्रेटर स्पीड, द लार्जर पीस जो होगा वो यहीं तक पहुंचेगा, और बड़ा जो पीस है वो यहीं तक ही पहुंचेगा। ठीक है, तो जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो क्या है, जो फ्रिक्शन है, हवा जो होती है वो नीचे से जो यहाँ पे इस केस में तो बाइंड फोर्स लगा रही है, इन दिस केस तो वो बाइंड फोर्स लगा रही है बिकॉज द एयर जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ पुश कर रही है उसको, और जो पेपर का ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं। तो क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है तो इस पे ज्यादा फोर्स लगेगा तो ये ऊपर ही रह जाएगा, ये इस पे सरफेस एरिया कम है तो ये, और ये इस पे सरफेस एरिया और कम है तो ये बड़ी तेजी से नीचे की तरफ आएगा। तो ये अपन ने इसी इसी फंक्शन के ऊपर पैराशूट बेस है, मतलब पैराशूट का सरफेस एरिया इतना ज्यादा होता है कि जो उसको बांध करके और उस पर लटक जाता है तो वो बड़ी आसानी से मतलब धीरे धीरे नीचे आता है, ऐसा नहीं है कि वो इमीडिएटली गिर जाए। अगर वो पैराशूट की जगह अगर वो मान लीजिए कुल मिला करके डायरेक्टली कूद जाता बिना पैराशूट के, अगर वो कूद जाता तो ऐसे केस के अंदर क्या होता है आपको पता ही है। had he jumped without using a parachute, केवल वो ऐसे ही कूद जाता किसी एरोप्लेन से या किसी हेलीकॉप्टर से, तो हम जान रहे हैं कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से उसकी वेलोसिटी बढ़ती चल जाती है, और वो जब ग्राउंड पे आता तो इतनी तेजी से स्ट्राइक करता। हालांकि ये दिस इज एंटायरली डिफरेंट थिंग, ये सब वहां पे नहीं लग रहा है ना, क्योंकि वो तो एक ही मीडियम के अंदर है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि एरिया जब बढ़ जाता है तो बाइंड फोर्स जो है वो उसको रेजिस्ट कर रहा है। इन द सेम वे एज एयर के अंदर एयर इज एग्जिस्ट मतलब एग्जर्टिंग ऑपोजिट प्रेशर जिसको हमने बाइंड फोर्स कहा है, वैसे फ्लूइड के अंदर फ्लूइड इज एग्जर्टिंग फोर्स। तो वो पार्टिकल जो क्रोमोसोम के पार्टिकल्स है, छोटे छोटे पार्टिकल है, उसके ऊपर फ्रिक्शन कम लगेगा, जो बड़े हैं उन पे ज्यादा लगेगा तो वो पीछे रह जाएंगे, और बड़े हैं उन पे ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा वो और पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो यही फंडा है कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन। तो क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम है, छोटा पीस है, तो ये बड़ी तेजी से मतलब फोर्स तो उतना ही लग रहा है, जो जो चार्ज है फोर्स तो उतना ही लगा रही है। ठीक है, कैथोड उधर है, एनोड इधर, कैथोड है नेगेटिव चार्ज और इधर पॉजिटिव चार्ज है किसी भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर, फेरोसिस के अंदर। तो चार्ज फोर्स तो बराबर ही है, लेकिन वो छोटे पार्टिकल जो है उस पर फ्रिक्शन कम लग रहा है तो वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ गए, और जो बड़े पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है तो वो आगे नहीं आ पा रहे उस तेजी से।
ठीक है, तो वो पीछे रह जाएंगे। अब हमारे पास कैलकुलेशन है, हम जानते हैं कि जो पीस हमने हमने जो चूज किया है डीएनए के लिए, वो पीस बड़ा है कि छोटा है, वो अगर हमको पता है। अगर मान लीजिए कि हमने ये डीएनए हमारा, और इस डीएनए को हमने काटा है, यहाँ से काटा है, ठीक है, तो ये वाला पीस जो है वो थोड़ा बड़ा है। से फॉर एग्जांपल दिस इज, इसको मैं फर्स्ट पीस कह देता हूँ, ये इसको पीस 1 कह देता हूँ, इसको पीस 2 कह देता हूँ, इसको पीस 3 कह देता हूँ। तो हमारा पीस 2 जो है वो सबसे छोटा है, ये पीस 1 जो है सेकंड लार्ज नंबर, ये सब। तो जब जेल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, इन पीसेस को यहाँ पे डालेंगे अपन ना, मतलब ये सारे जो डीएनए के पीसेस यहाँ पे पड़े हुए हैं अलग अलग साइज के, और यहाँ पे हमारा क्या है, कैथोड है, और यहाँ हमारा एनोड है। जब आप इसके ऊपर पावर कनेक्ट कर देंगे, तो और यहाँ जेल भरा हुआ है, तो जेल तो फ्रिक्शन ऑफर कर रहा है, तो जो छोटे छोटे पीसेस होंगे वो तो यहाँ तक पहुंच गए हैं, है ना। और जो सेकंड नंबर के पीसेस हैं, जो जो हमारा इंटरेस्ट जिसमें है, वो तो कौन से हैं, वो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर वाले हैं, है ना। तो ये सेकंड नंबर वाले यहाँ पहुंच गए, और जो फर्स्ट नंबर वाले हैं वो यहाँ पहुंचे, और जो जो बड़े वाले हैं वो यही है, ठीक है। तो वो यहाँ रह गए। तो हमको मालूम है, हमारे पास में एक कैलकुलेशन रहेगी जिसके हिसाब से हम जान पाएंगे कि जो साइज हमारा है वो कितने टाइम के अंदर कहाँ तक पहुंच जाता है। इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ चार्ज पुट एंड द साइज ऑफ द डीएनए। तो जितना बड़ा डीएनए होगा उतना पीछे रह जाएगा, जितना छोटा डीएनए होगा उतना आगे बढ़ जाएगा। कितना अपन ने विस्कोसिटी डाल रखी है जेल की, कितना परसेंट सॉल्यूशन अपन बना रखा है, उस हिसाब से अपन उसको जब उसके हिसाब से जब अपन इनको लेंगे, तो ये हमारे को एक एक रफ आइडिया रहता है कि वो किस जगह जाएंगे, एंड देन वी पिक इट फॉर द ब्लॉटिंग। ठीक है, एनी डाउट? आई थिंक इट इज क्लियर टू यू नाउ। यस सर। हाँ, और सर हाँ बोलो। सर वो जो एनसीईआरटी में है ना 78 पेज नंबर पे, 17 पेज नंबर पे? नहीं नहीं 78। 78 क्या है ये बताओ आप तो। सर मेरे को टॉप वो, एक मिनट सर, कोडोमिनेंस वाला टॉपिक है ना, कोडोमिनेंस, ठीक है। उसमें उसमें लास्ट वाला पैराग्राफ जो समझ में नहीं आया, मतलब मल्टीपल अलील्स वाला जो टॉपिक है वहां तक समझ में आता है, उसके बाद एक पैराग्राफ में वो समझ में नहीं आया। ओके, मल्टीपल एलिलिज्म तो कहते हैं कि देखिए मेंडल ने कहा हर करेक्टर के, मेंडल के हिसाब से केवल दो ही क्या कहते हैं वो थे, है ना। दो ही चॉइस थी, या तो वो प्लांट टॉल होगा या प्लांट ड्वार्फ होगा। उसके अलावा उसके पास कोई तीसरी चॉइस नहीं थी, है ना। या तो प्लांट येलो होगा या फिर प्लांट जो है वो ग्रीन होगा, है ना। वही दो ही उसके पास ऑप्शन थे। लेकिन हम जान रहे हैं कि कुछ करेक्टर्स के लिए, जैसे ह्यूमन ब्लड ग्रुप के लिए हम जान रहे हैं कि वहाँ पे नॉट टू बट देर आर मोर ऑप्शंस अवेलेबल। जैसे हमने पढ़ा ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो है ए बी एंड ओ, 4 टाइप के होते हैं, है ना। ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा एंटीजन पे। एंटीजन कौन सा मिल रहा है आरबीसी की सरफेस पे। अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए रहेगा, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी रहेगा, एंटीजन ए एंड बी दोनों हैं तो ब्लड ग्रुप ए भी हो जाएगा, और अगर नन ऑफ देम इज देयर तो ब्लड ग्रुप जो है वो ओ हो जाएगा। नाउ एंटीजन ए डिपेंड करता है जीन ए के ऊपर, बी डिपेंड करता है जीन बी के ऊपर, ए बी डिपेंड करेगा ए एज वेल एज बी पे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 जीन्स हो गए, और यहाँ पे कोई जीन है ही नहीं, तो जो जीन नहीं है उसको हम ओ करके लिख देते हैं। तो सिंस ईच करेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पेयर ऑफ जीन, तो इसके लिए 2 फैक्टर जो होंगे वो कौन से होंगे? ओ हो जाएंगे। यहाँ पे जो एक पेयर है वो क्या है? ए एंड बी हो गए। अब यहाँ हमारे पास 2 ऑप्शन है। यहाँ हमारे पास ऑप्शन है कि ये होमोलोगस बी हो या होमोजाइगस ओ बी हो, या एक पे बी हो और एक पे ओ हो। और यहाँ हमारे पास में है कि वो होमोजाइगस ए हो या फिर एक पे ए हो और एक पे बी हो। हाँ चले गया, इसको मैं इधर लिख देता हूँ। चलो ना, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, इस वाले को। तो या तो ए और ओ होंगे, ठीक है। तो ये जो है मतलब एलील कितने हो गए हमारे पास? हमने पढ़ा हाइट के लिए कितने एलील लेते हैं। हाइट के लिए हमने एलील लिया था या तो कैपिटल टी या स्मॉल टी।
कलर ऑफ फ्लावर के लिए हमने कौन कौन सा लिया था? कलर ऑफ फ्लावर तो खैर अपन ने पढ़ा ही नहीं है। कलर ऑफ सीड के लिए लेते हैं, सीड कलर के लिए। सीड कलर के लिए हमने क्या क्या लिया था? या तो कैपिटल वाई येलो और या फिर ग्रीन। पॉड कलर अगर हमारे पास होता तो हम कितने लेते? तो हम वहां पे, क्योंकि ग्रीन डोमिनेंट है तो हम जी लिखते हैं और यहाँ स्मॉल जी लिखते हैं। और अगर हम कोई और करेक्टर लेते हैं, ऐसे फॉर एग्जांपल मैं कोई करेक्टर ले लेता हूँ। अब पी प्लांट के अंदर ही हमारे पास में और कौन सा करेक्टर है जिसको अपन पढ़ चुके हैं राउंड एंड रिंकल शेप के लिए? तो शेप ऑफ सीड, सीड शेप, तो हमने पढ़ा कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ तो दो दो ही एलील है ना, या तो वो कैपिटल आर होगा या स्मॉल कैपिटल वाई होगा, या स्मॉल वाई कैपिटल टी होगा, या स्मॉल टी कैपिटल जी होगा, या स्मॉल जी। ह्यूमन ब्लड ग्रुप को कैसे लिखेंगे? ब्लड ग्रुप के केस के अंदर क्या करेंगे? क्या हम केवल ए और बी लिख दें? तो फिर ओ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हाउ विल वी रिप्रेजेंट ओ? तो वहां हमको एक तीसरे टाइप के एलील की जरूरत पड़ी, दैट इज ओ। ओ मतलब वो एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें ना तो ए है ना बी है, वो खाली है। मतलब वहां पे कोई जीन ही नहीं है, कोई फैक्टर ही नहीं है। ओ मीन्स नो फैक्टर, ठीक है। जबकि यहाँ कहीं पे भी अपन को थर्ड फैक्टर नहीं मिल रहा था, थर्ड एलील नहीं मिल रहा था। तो यहाँ केवल दो ही एलील थे। यहाँ हम क्योंकि दो से ज्यादा एलील हो गया तो इसको हमने नया नाम दिया, दैट इज मल्टीपल एलीलिज्म। तो मल्टीपल एलीलिज्म का मतलब क्या है? मल्टीपल एलीलिज्म मतलब states that a character is controlled by more than two kinds of alleles। मतलब उसके एलील्स के ऑप्शन दो से ज्यादा हैं। एलील तो हमेशा पेयर में आएंगे, ठीक है। तो वो ऑप्शन दो से ज्यादा है। क्या कौन कौन से ऑप्शन है? जब ब्लड ग्रुप ए था तो उसके कौन कौन से ऑप्शन है? या तो वो दोनों के ऊपर ए आ जाए, या फिर एक पे ए हो और एक पे खाली हो। बी है तो क्या है? या तो दोनों पे बी आ जाए, या फिर एक पे बी आ जाए और दूसरा खाली हो। तो खाली है तो इसका मतलब क्या? वो तो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा है ना। खाली होने का मतलब, ब्लैंक होने का मतलब वो तो अपने एक्सप्रेस ही नहीं करेगा। तो एक्सप्रेस कौन करेगा? बी करेगा। यहाँ पे अगर यहाँ कोई जीन ही नहीं है तो कौन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा? यही करेगा। और जब ए और बी दोनों हैं, जब एक के ऊपर ए है और एक पे बी है, ये अब अपना केस जो है वो कोडोमिनेंस का हो गया। मल्टीपल एलिलिज्म के अंदर ही एक और चीज अपन को बता रहा है, जहाँ पे ए भी है और बी भी है और वो दोनों अपनी जिद पर हैं कि हम दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। जबकि हम मेंडल क्या कहता है? मेंडल ने कहा कि कैपिटल टी एंड स्मॉल टी में कैपिटल टी विल बी एक्सप्रेसिंग, स्मॉल टी विल बी सप्रेस्ड, रिसेसिव रहेगा वो। हाइट के लिए अगर मतलब कलर ऑफ सीड के लिए अपन ने कहा है तो वहां पर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई विल बी एक्सप्रेसिंग, स्मॉल वाई विल बी रिप्रेस्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या, बोथ ए एज वेल एज बी दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। बोथ फैक्टर्स आर एक्सप्रेस्ड। तो जब बोथ द फैक्टर्स आर एक्सप्रेस, उस वाले केस को हम कहेंगे कोडोमिनेंस। तो ये एक एग्जांपल हो गया हमारा कोडोमिनेंस का। ना कोडोमिनेंस इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू कॉल मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म तो क्या है कि जब एक करेक्टर एक से ज्यादा पेयर फैक्टर से कंट्रोल, मतलब दो से ज्यादा फैक्टर से कंट्रोल हो रहा है। फैक्टर कौन कौन से हैं? कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड ओ, ठीक है। क्योंकि ये तीन फैक्टर से कंट्रोल हो रहे हैं, बाकी सब में तो हमने दो ही फैक्टर पढ़े थे। तो क्योंकि ये दो से ज्यादा है तो इसको मल्टीपल एलिलिज्म कहते हैं। और ब्लड ग्रुप ओ वो वाला केस है जिसके अंदर न तो ये इस पे कोई जीन है, न इस पे कोई जीन है, दोनों ही खाली है। तो वहां पे कोई फैक्टर, कोई प्रोटीन आएगा ही नहीं, कोई एंटीजन प्रोटीन आएगा ही नहीं आरबीसी के ऊपर, ठीक है। इज इट क्लियर? अरे तुमको Yes, समझ sir. आया कि नहीं है? हाँ ठीक है। और कनिका का एक बहुत बड़ा डाउट, सर लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। हाँ मैं बोल रहा था, मैंने कहा कनिका का बहुत बड़ा डाउट है, वो बोलिए। चलिए कनिका के डाउट पे आते हैं। आई थिंक इट इज अ डाउट फॉर एवरी, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं, इसलिए मैंने टैब को लेटा दिया, क्योंकि मुझे
तो पेन का साइज भी छोटा करना है। ओके, वो है दैट इज लिंकेज एंड क्रॉसओवर। ओके, मेंडल का अगर हम एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, मेंडलियन एक्सपेरिमेंट, तो मेंडल ने क्या कहा कि मेंडल ने, देखिए मेंडल ने मतलब 3 लॉज दिए थे, है ना। इफ यू रिमेम्बर मेंडल हैज पुट फॉरवर्ड 3 लॉज, और वो 3 लॉज कौन कौन से थे? पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस। हाँ, सेकंड था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ही बता दिए थे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसको कहते हैं? A cross in which only one character is इन विच studied ओनली at a वन time, कैरेक्टर। है ना। तो हम एक ही कैरेक्टर को पढ़ रहे हैं, तो जब एक कैरेक्टर को, जैसे अपन ने हाइट को पढ़ा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, उसमें जो एक्सप्रेस हुए हैं उससे ही हमने 2 लॉ समझा दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये दोनों लॉ तो इससे समझ आ गया था, लेकिन तीसरा लॉ जो है उसके लिए अपन को डाई हाइब्रिड क्रॉस पे जाना पड़ा। डाई हाइब्रिड क्रॉस जब अपन ने पढ़ा तो हमने क्या देखा, हमने करेक्टर लिए थे जैसे कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। ये थे राउंड एंड येलो, और ये थे रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो यहाँ से आया कैपिटल आर कैपिटल वाई, इधर से आया स्मॉल वाई, और यहाँ आ गया कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। ठीक है, यहाँ तक ठीक था। और जब अपन इसको F2 जनरेशन में ले गए थे, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। जब इनके अपन ने फैक्टर बनाए थे तो हमने 4 तरह के फैक्टर बनाए। कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। ठीक है, इसी को अपन ने कहा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दैट ईच फैक्टर इज इंडिपेंडेंटली मूव्ड। ठीक है, व्हेन द गैमेट आर फॉर्म्ड, तो हर फैक्टर इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है, उसको दूसरे से कोई डिपेंडेंस नहीं है। वो कैपिटल आर कैपिटल वाई पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। स्मॉल आर स्मॉल वाई पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है। ठीक है, ये कब पॉसिबल है? व्हेन इज इट पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल ओनली जब अपन ने क्रोमोसोम के बारे में पढ़ लिया, जब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आई। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज पुट फॉरवर्ड बाय सटन एंड बावरी, और जब उन्होंने ये अपनी थ्योरी दी थी तो उन्होंने ये कहा था कि फैक्टर्स आर एक्चुअली लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, फैक्टर्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। मतलब क्रोमोसोम फैक्टर्स नहीं है, जैसा कि पहले उन्होंने बोल दिया था। ठीक है, उन्होंने कहा फैक्टर्स आर क्रोमोसोम, फैक्टर्स आर नॉट क्रोमोसोम, बट the factors are located on chromosome। rather आप फैक्टर की जगह जीन कहते हैं कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। और अब हमको समझ में आया जीन्स आर नॉट लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, जीन्स आर एक्चुअली the sequence of the DNA which makes a chromosome। ठीक है, तो अब हमारी हमारी ये बात जो है पूरी तरह से क्लियर हो गई थे। खैर, उस टाइम जब सटन एंड बावरी ने अपनी थ्योरी दी थी तब उन्होंने ये कहा था कि फैक्टर्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। ओके, तो ये चीज अपने को क्लियर हो गई है। अब अपन इसके बाद आगे बात करते हैं। अब क्या होगा कि अगर एक क्रोमोसोम है हमारे पास, जब अपन डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे हैं, से फॉर एग्जांपल वही पढ़ता हूँ कैपिटल मतलब राउंड एंड येलो एंड राउंड सीड्स के लिए, तो मान लीजिए हमारे पास 2 पेयर क्रोमोसोम है, और इसके ऊपर कैपिटल आर और इस पे कैपिटल वाई लग रहा है। ठीक है, तो दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, एक पे कैपिटल आर लगाओ और एक पे स्मॉल वाई लग रहा हो। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि एक पे स्मॉल आर लग रहा हो और दूसरे पे कैपिटल वाई लग रहा हो। और चौथी पॉसिबिलिटी क्या है कि एक पे कैपिटल स्मॉल आर लग रहा हो और दूसरे पे स्मॉल वाई लग रहा हो। ये तो होता हमारा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। Independent assortment would have possible if the 2 factors were located on the 2 different chromosomes। ये मान लीजिए 5th नंबर का क्रोमोसोम है और ये 7th नंबर का क्रोमोसोम है, अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर वो लोकेटेड है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो हम बड़ी आसानी से समझा सकते हैं कि ईच क्रोमोसोम विल बी इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड। मैं इसको दोबारा से बताता हूँ किस तरह से इसको समझ सकते हैं। देखिए हमारे पास में 2 फैक्टर्स हैं, कैसे हैं, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर, मतलब सॉरी, if you remember
क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन पेयर्स, होमोलोगस पेयर। तो ये एक क्रोमोसोम है और ये इसका जोड़ीदार दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है, और यहाँ ये एक क्रोमोसोम है और ये इसका जोड़ीदार दूसरा क्रोमोसोम है। ये फादर के हो गए, से फॉर एग्जांपल फॉर मेल, फीमेल प्लांट है कैपिटल आर, दूसरा उसका होमोलोगस क्रोमोसोम जो है फर्स्ट जनरेशन में जो है वो स्मॉल आर बेयर कर रहा है, और एक छोटा वाला जो है उस पे कैपिटल वाई है और जो दूसरा है उस पे स्मॉल वाई है। नाउ ईच वन इज फ्री, मतलब वो इसके साथ भी जा सकता है, ये इसके साथ भी जा सकता है, ये इसके साथ भी जा सकता है और ये इसके साथ भी जा सकता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन आ गए, ठीक है। तो यहाँ हमको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, जैसा मेंडल कह रहा है वैसा के वैसे ही निकलेगा, ठीक है। ईच फैक्टर इज इंडिपेंडेंट, आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ चल जाए, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ चल जाए, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ चल जाए, स्मॉल आई स्मॉल वाई के साथ चल जाए। लेकिन मैं अब नया पेज निकालता हूँ और अब मैं यहाँ पे एक नई सिचुएशन बताता हूँ कि बोथ द फैक्टर्स, क्योंकि एक क्रोमोसोम पे तो कई सारे फैक्टर होते हैं ना, एक क्रोमोसोम पे तो कई सारे, हमने पढ़ा जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अपन पढ़ चुके हैं तो अपन को मालूम है कि फर्स्ट क्रोमोसोम के ऊपर 2968 फैक्टर्स हैं या जीन्स हैं, फैक्टर बोलो या जीन्स बोलो, तो मतलब इतने सारे जीन्स हो सकते हैं एक क्रोमोसोम के ऊपर। अब क्या होता कि कैपिटल आर यहाँ होता और कैपिटल वाई यहाँ होता, और जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसके ऊपर स्मॉल आर और स्मॉल वाई होता। एक्सप्रेशन तो वो कभी आ रहा है, out of the capital R and small r, capital R is expressing itself, small capital Y and small y, capital Y is expressing itself। दूसरा वाला जो पेरेंट होगा उसके अंदर भी ऐसे होता है, एक तरफ कैपिटल आर होता, एक तरफ कैपिटल वाई होता, दूसरे वाले के ऊपर यहाँ स्मॉल आर होता और यहाँ स्मॉल वाई होता। ऐसे केस के अंदर क्या होता हमारे पास दो ही तरह के गैमेट बनते, एक गैमेट बनता है कैपिटल आर कैपिटल वाई वाला, एक गैमेट बनता है स्मॉल आर स्मॉल वाई वाला। इधर भी दो तरह के गैमेट बनता है, कैपिटल आर कैपिटल वाई वाला और स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई वाला। और अगर हम इनको जो अगर क्रॉस कर लेते हैं तो हमारे पास 3:1 रेशियो आ रहा है। देखिए ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। पुनेट स्क्वायर में बनाना है तो वहां बना लेते हैं, आई कैन इवन मेक इट इन द पुनेट स्क्वायर। तो इनको मैं यहाँ से हटा करके यहाँ लिख देता हूँ कि कैपिटल मतलब इस वाले के जो आ रहे हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। तो देखिए यहाँ आए कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। ये तीनों राउंड एंड येलो हो गए, राउंड येलो राउंड येलो राउंड एंड येलो, और ये रह गया रिंकल्ड एंड ग्रीन। रेशियो क्या है, 3 टाइम आया राउंड एंड येलो एंड 1 टाइम आया रिंकल्ड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड ग्रीन। लेकिन हमको डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमेशा रेशियो क्या मिला, 9:3:3:1। दो तो पेरेंटल वेराइटी थी, ये पेरेंटल वेराइटी है, और दो नई वेराइटी आई, कौन सी, राउंड के साथ में ग्रीन एंड रिंकल्ड के साथ में येलो। तो वो कब पॉसिबल हो सकता है, when we can get the independent assortment if both, मतलब जो फैक्टर्स हैं किसी कैरेक्टर्स के वो सब इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हो। इंडिपेंडेंटली मूव करने का मतलब क्या है, दे हैव टू बी लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स, दे हैव टू बी लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स। लेकिन हमने तो ये भी पढ़ा है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो किसी भी इंडिविजुअल के अंदर कम होते हैं और नंबर ऑफ फैक्टर्स तो बहुत सारे होते हैं, इसलिए ये तो कभी हो ही नहीं सकेगा कि एक क्रोमोसोम के ऊपर एक ही फैक्टर मिलता हो। So since one chromosome bear number of factors, so wherever this chromosome will go, all the factors which are located on it will go together. So ऐसे केस के अंदर ये दो ही तरह का, ये वाला जो केस है जो लिंकेज वाले हैं, जो मतलब इनको लिंक्ड जीन कहेंगे, जो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड है, तो लिंकेज वाले जो हैं वो दो ही तरह के गैमेट बनाएंगे, ठीक है, जो फादर वाले कैरेक्टर है और जो मदर वाले कैरेक्टर है, पेरेंटल, नो रिकॉम्बिनेशन। So 50% फादर वाले पेरेंटल एंड 50% मदर वाले पेरेंटल, ठीक है। सो दे विल शो ओनली 3:1 रेशियो। अब ये काम तो मतलब ये सारी चीज तो अपन को समझ आ गई। अब बात करते हैं
हमारा नया एक्सपेरिमेंट शुरू करा, किसने करा? दिस वाज द एक्सपेरिमेंट डन बाय मॉर्गन, टीएच मॉर्गन। किस पे करा था टीएच मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट? टीएच मॉर्गन किसके ऊपर कर रहा था एक्सपेरिमेंट? Drosophila. ड्रोसोफिला। Drosophila. हाँ, ड्रोसोफिला पे उसने अपना एक्सपेरिमेंट करा, फ्रूट फ्लाई इट इज कॉमनली नोन एज। तो टीएच मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट जो है वो थॉमस हंट मॉर्गन अपने एक्सपेरिमेंट कर रहा है ड्रोसोफिला पे। एंड ड्रोसोफिला पे उसने 3 ही पेयर करेक्टर देखे हैं, ओनली 3 पेयर उसको वेरिएशन मिले। एक तो आई कलर का वेरिएशन मिला, आई कलर, एक विंग कलर, और तीसरा उसको वेरिएशन मिला, वो मिला था दैट इज क्या कहते हैं, बर्ड बॉडी का, है ना, जो आई कलर का मिला और ये मिला, और हाँ मतलब विंग कलर की जगह हाँ विंग कलर लेते हैं, या उसको क्या कहते हैं, बॉडी कलर ले लेते हैं। विंग कलर की जगह बॉडी कलर ले लेते हैं, हाँ। बॉडी कलर, और तीसरा है विंग शेप या साइज। तो आई कलर कौन कौन से आ रहे थे? 2 हैं, या तो रेड होगा या फिर व्हाइट होगी। बॉडी कलर कौन कौन से हैं? 2 तरह के हैं, या तो वो येलो बॉडी होंगी या फिर बार्ड बॉडी होंगी, ठीक है। और तीसरा अपन को क्या मिला विंग शेप में? या तो वो नॉर्मल विंग्स होंगे या फिर वो वेस्टिजियल विंग्स होंगे। वेस्टिजियल मतलब छोटे रह जाते हैं। तो इसमें ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है ना। इसमें येलो कलर जो है वो रिसेसिव है और बार्ड बॉडी जो है वो डोमिनेंट है, और यहाँ पे रेड इज डोमिनेंट एंड ये रिसेसिव है। चलिए, इनसे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये तो अपन को जस्ट जानना था तो अपन ने जान लिया। तो टीएच मॉर्गन ने अपना एक्सपेरिमेंट करा किसके ऊपर? ही स्टार्टेड इज एक्सपेरिमेंट ऑन द ड्रोसोफिला। अब जब ड्रोसोफिला पे उसने 2 करेक्टर लिए, डाई हाइब्रिड क्रॉस कर रहा है, तो ड्राई हाइब्रिड क्रॉस करेगा तो वो पहले से ही जान कर रखा है उसने, क्योंकि मॉर्गन ने क्या कहता है, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर पहले से ही बता दिया था कि रिजल्ट क्या आएगा। मेंडल ने बताया था whenever we are conducting dihybrid cross in F2 generation we'll get a ratio of 9:3:3:1 if we start with the one pair of pure contrasting character। तो अब इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करा, है ना। एक्सपेरिमेंट, if you have the book with you you can see। मैं अपने बुक यहाँ से खोल देता हूँ, chapter 5 and then let me share it, stop sharing and sharing the chat। very long। मॉर्गन तक जाना है, कितने पेज हो जाएंगे? If you can tell me, ऐसा कोई फायदा नहीं है, तो ऐसे ही आएगा धीरे धीरे। टाइम ही निकल जाएगा तब।
Anyway, you got books now with you? मैं दूसरे सिस्टम पे खोल लेता हूँ। Yes, sir. हाँ, दूसरे सिस्टम पे खोल लेता, नहीं तो फालतू इट विल बी टेकिंग वेरी लॉन्ग, का तो टाइम नहीं है हमारे पास। People of inheritance. Okay, this is on page 84. पेज 84 पे अगर आप क्रॉस ए देखते हैं, है ना, क्रॉस ए, स्टॉप शेयर। ओके, तो ये हमारा पहला वाला क्रॉस है, क्रॉस ए। मैं लिख देता हूँ क्रॉस ए। अच्छा लगे, क्रॉस ए के अंदर हमको क्या देखने को मिल रहा है? देखिए एक एक मतलब ये उसका ड्रोसोफिला का एग्जांपल है। ड्रोसोफिला के अंदर हम जो है मतलब दो पेरेंट है हमारे पास में, दिस इज पेरेंट 1, फर्स्ट पेरेंट, है ना, और ये हमारा सेकंड पेरेंट। सेकंड पेरेंट का जो जीन है वो कैसा मिल रहा है? अभी देखिए हमको जीन के बारे में कुछ नहीं पता अभी, ये मान के चलिए कि हमको जीन के बारे में कुछ नहीं पता। इसके जो करेक्टर है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या करेक्टर है इसके अंदर? ये कह रहा है येलो एंड व्हाइट, है ना, ये रिसेसिव करेक्टर है कि इनकी बॉडी कैसी है, वो येलो बॉडी है, येलो बॉडी है, और आई कलर कैसा है? व्हाइट है। इसमें बॉडी कैसी है? बार्ड बॉडी है, लाइन है उसके ऊपर, है ना, इसकी बॉडी के ऊपर लाइन मिल रहे हैं, बार्ड बॉडी एंड रेड आई। F1 जनरेशन के अंदर जब हम इनको क्रॉस कर रहे हैं तो मेंडल क्या कहता है? मेंडल ये कहता है कि इन दोनों में से जो डोमिनेंट होगा वो आ जाएगा F1 जनरेशन के अंदर, है ना, विच एवर इज द डोमिनेंट कैरेक्टर विल कम, है ना। अच्छा, यहाँ पे क्या है? ये जो फर्स्ट पेरेंट है वो फीमेल है, फर्स्ट पेरेंट इज फीमेल, द सेकंड पेरेंट इज मेल, वी आर टेकन लाइक दैट। तो जो फीमेल हमने ली है वो व्हाइट बॉडी एंड रेड आई, व्हाइट सॉरी येलो बॉडी एंड रेड आई वाली ली है ना, ये आई कलर है, ये आई कलर है ना, ये हमने लिया है। 5 मिनट है हमारे पास, कुछ नहीं होगा फिर, ठीक है। तो ये फीमेल जो है उसके उसके दो करेक्टर मैंने यहाँ पे लिख दिए, व्हाइट बॉडी एंड सॉरी येलो बॉडी एंड व्हाइट आई। और जो मेल है उसका लिख लिया कि उसकी बॉडी जो है वो बार्ड है, उसके ऊपर लाइनें खिंची हुई है, और उसकी आंखें जो है वो रेड कलर की है। अब इनको जब हम क्रॉस करते हैं तो हम बड़ी विचित्र सिचुएशन देखते हैं। मेंडल क्या कहता है? मेंडल ये कहता है कि आउट ऑफ अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर एनी वन करेक्टर विल एक्सप्रेस, द अदर करेक्टर विल रिमेन हिडन। जो एक्सप्रेस हो रहा है वो डोमिनेंट है, जो नहीं एक्सप्रेस हो रहा है वो हिडन है, ठीक है। यहाँ हमको बड़ी विचित्र स्थिति देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रहा है? कि जितनी भी फीमेल है वो मेल वाले करेक्टर लिया है, और जितने भी मेल है वो फीमेल वाले करेक्टर लिया है। रेसिप्रोकेशन हो गया यहाँ पे। ऐसा कोई नहीं है कि केवल डोमिनेंट करेक्टर आ रहे हैं, दोनों ही करेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस भी कर रहे हैं, तो हमको यह पता नहीं पड़ रहा है कि इनमें डोमिनेंट कौन सा है और रिसेसिव कौन सा है, ठीक है। चलिए, ये बच्चे हैं जिनको मैं रेड रेड पेन से लिख लेता हूँ, रेड कलर से मेंशन कर देता हूँ, दिखा देता हूँ, है ना, या ग्रीन कलर से कर लेता हूँ। चलिए, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है। ये हमारे फीमेल बच्चे हैं। जितने भी फीमेल बच्चे आए हैं उनके अंदर बॉडी कैसी आई है? बार्ड बॉडी, और आंखें कैसी हो गई? रेड आई। लेकिन जितने भी मेल चाइल्ड आए हैं वो कैसे हो गए? वो रिसेसिव करेक्टर लेकर के आए। रिसेसिव करेक्टर क्या है यहाँ पे? दैट इज येलो बॉडी। अच्छा, वहां जो वाइल्ड लिखा है ना वो डोमिनेंट करेक्टर है, येलो बॉडी एंड व्हाइट आई। तो पहले तो इसने इन दोनों को चक्कर में डाल दिया। किसको? कौन है? दो जने यहाँ पे ये काम कर रहे थे, कौन? TH मॉर्गन और उसका चेला स्टटवेंट, ये दोनों। तो इनको ये चीज आज तक कभी फेस ही नहीं हुई है,
आज तक किसी भी क्रॉस के अंदर ऐसी वाली सिचुएशन ही नहीं आई है। हमेशा से यही होता था कि आउट ऑफ ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन F1 जनरेशन ओनली वन कैरेक्टर यूज्ड टू अपीयर। तो आउट ऑफ द रेड आई और व्हाइट आई जो है, या तो रेड आएगी या व्हाइट आएगी, जो भी डोमिनेंट है तो डोमिनेंट रेड आई है तो रेड आना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो ऐसा हुआ कि मेल के अंदर तो सारे फीमेल वाले, मतलब मदर वाले कैरेक्टर चले गए, और जितनी भी फीमेल बच्चियां पैदा हुई हैं, फीमेल पैदा हुई हैं बच्चियां, उनमें सब में जो है फादर के कैरेक्टर आ गए। तो ये बड़ी अजीब विपदाजनक स्थिति थी, ये आज तक कभी हुआ नहीं। तो जब इसको एक्सप्रेस कर रहे थे वो, तो उनको एक बात मानना पड़ा कि जितने भी मेल है उसके अंदर केवल एक ही क्रोमोसोम है। मेल शुड हैव ओनली वन जीन, ठीक है, दैट इज द other chromosome must not have a gene, ठीक है। ये इनको अगर ये ऐसा ले लेते हैं तो ये हो पाएगा, ऐसे ले लेते हैं तो ये इनको, ये इसको समझा पाएंगे। तो देखिए अब अपना क्रॉस अगर आप देख सकते हैं अपने बुक के अंदर, तो आप इस क्रॉस के अंदर देखिए कि जितनी भी फीमेल है, क्योंकि वो रिसेसिव है तो उनको जो है स्मॉल लेटर से लिखा है ना, डोमिनेंट को भी स्मॉल लेटर से लिखा है पर उसके ऊपर प्लस लगा दिया। तो इन्होंने यहाँ पे एक्सप्रेस करा है, जो वाई है उसको, मतलब येलो कलर को उसमें स्मॉल वाई से लिखा, और आई के कलर को उसने जो है, क्योंकि वो व्हाइट आई है तो उसने डब्ल्यू से लिख दिया, और जो डोमिनेंट है उनको इन्हीं के आगे प्लस साइन लगा दिया उसने, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी है, लेकिन इस केस के अंदर क्या, वाई डज नॉट हैव दीज जीन्स। वाई क्रोमोसोम जो है वो मेल के अंदर मिलता है और उसमें कोई ऐसा जीन नहीं है। अब जब क्रॉस होंगे तो देखिए इसमें से एक, ये वाला एक क्रोमोसोम जो है, अगर मैं इसकी कलर चेंज कर देता हूँ, मैं अगर मान लीजिए कि जो जो मेल है उसके करेक्टर को रेड कलर से, या रेड तो आ ही रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं, मैं इसको जो है ऑरेंज पर्पल कलर से ले लेता हूँ, है ना, और फीमेल के करेक्टर ऐसे ले लेता हूँ। तो ये देखिए इसमें से एक इधर आएगा, है ना, तो ये हो गया हमारा पर्पल, और इसमें से एक इधर आएगा, वो हमारा हो गया ऑरेंज। ये क्या लेकर के आया, जो जो फीमेल लेकर का, मतलब मेल से जो क्रोमोसोम आया उस पे क्या प्लस साइन है, और जो फीमेल से क्रोमोसोम आया उस पे प्लस साइन नहीं है। तो इसलिए डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया, तो इसके बॉडी कलर बार्ड हो गया और आई कलर ये हो गया। जल्दी से कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं बचा है। लेकिन जो जो मेल चाइल्ड है उसके अंदर क्या देख रहे हैं हम, ये वाला क्रोमोसोम छोटा है ना, तो मेल चाइल्ड का ये वाला क्रोमोसोम हो गया वाई, और ये वाला क्रोमोसोम जो मदर से आया है वो पूरा ही है, और मदर से जो क्रोमोसोम आया है उसमें क्या है, स्मॉल वाई एंड स्मॉल डब्ल्यू। तो स्मॉल वाई एंड स्मॉल डब्ल्यू को ही एक्सप्रेस करेंगे क्योंकि इसके ऊपर कोई काउंटर जीन्स नहीं है, यहाँ पे कोई रेस्पेक्टिव जीन्स नहीं है, तो यहाँ पे स्मॉल वाई एक्सप्रेस कर रहा है और यहाँ स्मॉल डब्ल्यू एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये तो हो गया पहले वाले का एक्सप्लेनेशन। आई थिंक दिस इज क्लियर। अब मैं आपको नेक्स्ट मीटिंग के अंदर, क्योंकि ये तो टाइम खत्म हो रहा है, तो नेक्स्ट मीटिंग में आपको अभी सब रिपीट करना पड़ेगा। एक मिनट पीछे चल जाते हैं, दोबारा बता देता है। हाँ, यहाँ से हम देख रहे थे, तो हमने क्या देखा था, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ जस्ट फॉर द रिकॉर्डिंग, है ना। तो हम क्या देख रहे थे कि भाई हमारे पास में ये वाला कंडीशन है एक पेरेंट का, दैट इज फादर का, और ये कंडीशन है मदर का। ये तो फादर का नहीं हो सकता, ये मदर का है, ठीक है, और ये फादर का है। तो इसको हटा देता हूँ यहाँ से। तो ये मदर का है और वो फादर का। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये जो कंडीशन आई है इसके अंदर क्या, कैपिटल वाई एंड कैपिटल डब्ल्यू, मतलब वाई प्लस एंड डब्ल्यू प्लस को आप कैपिटल वाई कैपिटल डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर। और दूसरा वाला जो है वो दूसरा पेरेंट से जो आया, दैट इज जो फादर से आया, वो वाई एंड डब्ल्यू आया, है ना। तो अब इस केस में क्या, क्रॉस ओवर अगर हो जाए, इफ देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ क्रॉस ओवर,
देन क्या होगा, एक क्रोमोसोम के ऊपर आधा तो मतलब फादर का और आधा मदर वाला जीन्स आएंगे। तो यह वाला कंडीशन ऐसे आया, देखिए कैपिटल Y दैट इज Y प्लस एंड स्मॉल w दैट इज, ये वाला केस जो है वो रिकॉम्बिनेशन से आया, क्रॉसओवर होने के बाद ये वाला कंडीशन रिकॉम्बिनेशन से आया दूसरा वाले केस के अंदर, जहाँ यहाँ का स्मॉल w उधर के कैपिटल Y के साथ में जा रहा है, नहीं यहाँ का स्मॉल y यहाँ के कैपिटल W के साथ में जा रहा है, ठीक है। तो और अगर उसके साथ में ये वाला क्रोमोसोम आ जाता है वाई क्रोमोसोम, तो वाई क्रोमोसोम मेल चाइल्ड बनाएगा, यहाँ मेल चाइल्ड और ये मेल चाइल्ड और ये दो फीमेल चाइल्ड, ठीक है। तो दो ऑप्शन आए हैं हमारे पास में, अगर क्रॉसओवर नहीं होता है पेरेंटल टाइप रहते हैं तो ये वाली कंडीशन आनी चाहिए थी, है ना। दो बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, मेल चाइल्ड वुड हैव विद ऑल द मेल चाइल्ड वुड हैव विद द बार्ड बॉडी एंड येलो आई, है ना, सॉरी रेड आई, है ना। और दूसरे जो मतलब फीमेल चाइल्ड होते हैं वो सब कैसे होते हैं, व्हाइट आई एंड येलो बॉडी वाले। और रिकॉम्बिनेशन के अंदर अपन को क्या देखने को मिल रहा है कि 97 क्या कहते हैं 3% जो है वो तो आपको पेरेंटल टाइप मिल रहे हैं और 91.3% आपको रिकॉम्बिनेशन मिल रहे हैं। वो आप इस बुक के अंदर जो डायग्राम दे रखा है उसमें बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको, आपके पास बुक खुली हुई है तो मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। देखिए पेरेंटल टाइप जो लिखा हुआ है, पेरेंटल टाइप के चार कॉम्बिनेशन हुई है, दो तो टाइप के 50% तो मेल बनेंगे और 50% फीमेल बनेंगे। 50% जो मेल बने हैं उसमें क्या है, W प्लस एंड Y प्लस वाले एक क्रोमोसोम है और एक Y है, और दूसरा वाला जो है उसमें 50% जो दूसरे मेल है उसके अंदर क्या है, स्मॉल y एंड स्मॉल w। स्मॉल y एंड स्मॉल w तो बना रहे हैं व्हाइट आई एंड येलो बॉडी, एंड Y प्लस एंड W प्लस वाले बना रहे हैं दैट इज रेड आई एंड बार्ड बॉडी, ठीक है। तो 50% पेरेंट्स जो है वो इन दो टाइप के बने, मेल जो है वो इन दो टाइप के बने, और 50% फीमेल कैसे बन रही है, वो बन रही है हमारे पास में रेड आई एंड बार्ड बॉडी, और 50% फीमेल बन रही है हमारे पास येलो बॉडी एंड क्या कहते हैं व्हाइट आई वाली, ठीक है। तो ये पेरेंटल टाइप है, हम यही मान करके चल रहे थे। अगर ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, अगर अगर हम ये बिलीव करते हैं कि भाई वहां पे मतलब वो दोनों के दोनों एक ही क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड हैं, तो उस केस के अंदर तो रिकॉम्बिनेशन आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन यहाँ रिकॉम्बिनेशन आ रहा है, इसके नीचे हम देख रहे हैं कि रिकॉम्बिनेशन आ रहा है। तो वो रिकॉम्बिनेशन कहाँ से आया भाई, वो रिकॉम्बिनेशन कहाँ से आया, तो वो रिकॉम्बिनेशन का हम जजमेंट फिर दे रहे हैं कि वहाँ क्रॉसओवर हो सकता है। तो फिर वो हम वापस से यहाँ से समझा रहे हैं कि अगर वहाँ क्रॉसओवर हो गया होता, ये वाला सेगमेंट इसके साथ और ये वाला सेगमेंट इसके साथ चला जाता, तो रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। और रिकॉम्बिनेशन में अगेन आप क्या देख रहे हैं कि 50% मतलब जो 1.3% रिकॉम्बिनेशन हो रहे हैं, 1.3% का आधा दैट इज 6.65 जो है वो परसेंट जो है वो मेल होंगे और 6.65% फीमेल होंगे, और उनके भी जो आधे हैं दैट इज 3.25 जो है 3% जो है वो ऐसे होंगे जिनमें येलो बॉडी एंड व्हाइट आई मिल रही है, येलो बॉडी एंड रेड आई मिल रही है, और 50% ऐसे होंगे जिनमें आंखों का कलर तो रेड आ रहा है और बॉडी का कलर येलो आ रहा है, ठीक है। और ऐसा कैसे आपको फीमेल के अंदर देखने को मिल रहा है। तो ये तब तक नहीं समझ सकते हम जब तक कि हम क्रॉस ओवर को नहीं लें। तो ये जो अपन एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं कि ये 1.3% रिकॉम्बिनेशन कहाँ से हुआ, तो हमें बताएंगे रिकॉम्बिनेशन is made possible because of another event known as crossover, crossing over, in which homologous non-sister chromatids randomly exchange their segments, ठीक है। अब यहाँ पे फिर इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए हमको कि वो 1.3% क्यों हुआ और दूसरे वाले के अंदर 37.2% क्यों हुआ। मैं ए वाले को समझाता हूँ, बी वाला बिल्कुल उसी की तरह है, बस वहां पे जो एक डिफरेंस है कि वाई 1.3% रिकॉम्बिनेशन in cross 1
cross A, and Y 37.2% recombination in cross B. B में ज्यादा क्यों और इसमें A में कम क्यों? तो उसका एक्सप्लेनेशन ये कह रहा है कि अगर एक ही क्रोमोसोम के ऊपर फैक्टर बहुत ही पास पास लगे हैं, when two factors which are located on same chromosome इसको हम क्या कहते हैं? linked, linked, are very close to one another. Then the chances of separation by crossover is poor. जितने पास होंगे उतना ही पुअर होगा, जितना दूर होगा उतना ही ज्यादा होगा. And while if they are far apart, then they can show more frequency of crossover. ठीक है? Hence इसको हम अलग लाइन अलग कलर से लिख देता हूं. Hence recombination percentage is a direct indication of their relative distances relative distance on same chromosome. ठीक है? तो ये इसका द्योतक है, इस बात का इंडिकेशन है कि हाउ फार दे आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम. तो अगर आप फर्स्ट वाला क्रॉस देख रहे हैं आपकी बुक के अंदर, तो आप देखिए कि कैपिटल Y एंड कैपिटल W या Y प्लस W प्लस जो है वो बहुत पास पास बना रखे हैं, जबकि ऑन द सेकंड क्रॉस या देखिए Y प्लस एंड M प्लस जो है वो बहुत दूर बना रखे हैं. Farther they are located, more is the recombination percentage. Closer they are located, less is the recombination percentage. तो उसका मैंने आपको explanation बताया था, if you remember. तो मेरे को इसके लिए अपना कैमरा ऑन करना पड़ेगा. तो बंद कर देता हूँ तो मैं कैमरा ऑन कर पाऊंगा. हाँ, तो इसको हम इस तरह से समझाएंगे. देखिए, अगर मान लीजिए मेरा पास पेन है और उस पेन के अंदर यहाँ आपको दो बटन दिख रहे हैं. These two buttons are located very close to one another. और अगर मेरे आंख पे पट्टी बांध दी जाए और मेरे आंख को हाथ में एक चाकू दे दिया जाए या तलवार दे दी जाए और मेरे से कहा जाए कि आपको इसको ऐसे काटना है कि ये दोनों बटन जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाए, तो देयर विल बी वेरी लेस चांस. हो सकता है मेरा तलवार यहाँ कटे, यहाँ काटे, यहाँ काटे, यहाँ काटे, यहाँ काटे, इसके बीच से काट दे, यहाँ से. वेरी रेयर, बहुत कम चांस होंगे कि मेरा तलवार जो है एग्जैक्टली इस डिस्टेंस पे पड़ जाए, क्योंकि ये तो बहुत छोटी सी डिस्टेंस है. लेकिन अगर मेरे को आंख पे पट्टी बांध के कोई कहे कि ये वाला बटन और ये वाला जो हिस्सा है इसके बीच में आपको काटना है, तो सिंस दे टू आर लोकेटेड वेरी फार, तो मैं अगर आंख पर पट्टी बांध करके भी मारूंगा इसके ऊपर, तो यहाँ से यहाँ तक तो देयर विल बी अ ग्रेटर चांस ऑफ सेपरेशन. मैं इसको ज्यादा टाइम पे काट सकूंगा. अगर आप एक गाजर ले लें, गाजर के ऊपर या मूली ले लें, उसके ऊपर 2 निशान लगा लें
और निशान लगा करके और आंख पे चाकू लगा लें, पट्टी बांध आंख पे पट्टी बांध लें और चाकू ले लें। नहीं करना मत, हाथ पे भी पड़ सकती है। लेकिन मैं कह रहा हूँ आप ऐसे कच कर उसको सेपरेट करना चाहेंगे बिना देखे, है ना, आपको पता नहीं है मूली कहाँ रखी है, तो आप जो है बहुत रेयर पॉसिबिलिटी रहेगी कि आप जो है बहुत क्लोजली लोकेटेड पॉइंट्स को सेपरेट कर पाए। And if they are located at the far distance, it will be very easy. So this is what the recombination percentage is, है ना। recombination percentage जो है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि how far they are located on a chromosome. Farther they located, more will be the possibility. Lesser, closer they located, less will be the possibility of their separation. That's all. तो जो पास लगे हुए हैं दो फैक्टर उनको हम कहेंगे क्लोजली लिंक्ड, और दूर लगे हुए हैं उनको हम कहेंगे, मतलब क्लोजली लिंक को हम टाइटली लिंक्ड भी कहते हैं, और जो दूर लगे हैं उनको हम कहेंगे लूजली लिंक्ड। ठीक है, सो दैट्स ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक था वो यही था। कनिका समझ आया? यस सर। हाँ, स्टिल इफ यू गॉट एनी डाउट तो कल का दिन है, स्कूल आ जाना। नो सर। ओके, तो फिर आप सर, हाँ सर मुझे एक दो क्वेश्चंस में डाउट है तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूं, कर दो। क्योंकि वो किसी बुक में है। हाँ ठीक है, ओके सर। ओके।